Assalamu alaikum, my dear students. I am Shazad Waheed, your biology teacher. And you know very well, and that very chapter is about you, means animals. Oh sir, what are you saying? Are we animal? So yes, we are animal. And you know, we call us what the social animals. तो एनिमल्स बेसिकली क्या होते हैं? एनिमल्स के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आगाज में वो ये था कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हैव गॉट द स्पिरिट, जिनमें रूह होती है, जो सांस ले सकते हैं, उन्हें हम बोलते थे एनिमल्स. और इट इज़ नॉट definitely a very difficult topic for you because we have read many things about plants and animals. So देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर लेवल पे आके एफएससी के लेवल के ऊपर आके हम आप लोगों से मजीद नई और हिकमत वाली कौन सी बातें कर सकते हैं. So let's move to the whiteboard. Hi my dear students. Rather now I want to say you the zoologists. And you know the organisms that can be found in the zoo are called as animals. तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए आप लोगों को बार बार जिस नाम से मुखातिब करेंगे दैट इज द जूओलॉजिस्ट. सो जू मीन एनिमल्स एंड लॉगी मीन स्टडी. तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूओलॉजी. तो पर्टिकुलरली हम इसमें इस वक्त जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एड्रेस कर रहे हैं दिस आर नन अदर देन एनिमल्स. सो we're going to start the kingdom Animalia. I have discussed with you on the, you can say, introduction, okay, what are basically animals. Animals are the organisms that can breathe, कि जो सांस ले सकते थे, उन particular organisms को हमने नाम दिया animals का. एक और चीज़ जिसके बारे में हमें कहा गया कि it has got the soul, और जिसे हम आम जुबान में क्या बोलते हैं, रूह. तो जिन organisms में रूह होती है उन्हें हम लोग एनिमेलिया का नाम देते हैं. हाउएवर, जैसे मैंने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन एनिमल्स को लिविंग समझें. इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनिज्म दुनिया की फेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट हैं कि जिन्हें हम लोग लिविंग कंसिडर करते हैं. हाउएवर दे आर नॉट एनिमल्स. फॉर एग्जांपल कि हम प्लांट्स की बात कर लें, हम डिफरेंट टाइप्स के फंगस की, फंजाई की बात कर लें, राइट. तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हम बहरहाल एनिमेलिया में उनको रखेंगे कि जिनके बारे में हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था कि दे कैन ब्रीथ, दे कैन कैरी आउट प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, दैट कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. तो उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? डेफिनेटली द एनिमल्स. अब स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के क्या होते थे? किंगडम्स होते थे. हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं. उनमें से एक को हम लोग नाम देते थे प्रोटोजोन्स का. ठीक है, प्रोटोजोन्स के नाम देते थे. और जो प्रोटोजोन्स थे उनके बारे में हमारे पास एक ही फीचर था कि दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आर नन अदर देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी यूनिसेलुलर होती थी, एक सेल पे मुश्तमिल होती थी, उन्हें हम लोग प्रोटोजोआ का नाम दे देते थे. और जो दूसरे किस्म के मेरे पास ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? मल्टीसेलुलर. तो जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो उस वक्त के दौर के लोगों को पता थे वो मल्टीसेलुलर थे बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. लेकिन आपको इस बात का पता है कि अपनी इस पर्टिकुलर एफएसए की बुक में वी आर नॉट गिविंग दैट मच इवैल्यूएशन टू द टू किंगडम सिस्टम. रादर वी आर गोइंग टू हैव द फाउंडेशन और द बेस that is based on 5 kingdom system of classification. And you know, this 5 kingdom system of classification was first proposed by Robert Whitaker. ठीक है, तो it was proposed by Robert Whitaker, right? And बेसिकली अगर आप इस किंगडम को देखेंगे, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तो कहीं हमारे पास प्रोटोजोआ है ही नहीं. यानी कि अगर मैं बात करूं कि ट्राई टू फाइंड आउट फाइलम प्रोटोजोआ, तो फाइलम प्रोटोजोआ इज ऑल टुगेदर एब्सेंट. हमारे 5 किंगडम सिस्टम में फाइलम प्रोटोजोआ इज ऑल टुगेदर एब्सेंट. ये तो बिल्कुल एब्सेंट, हमें नजर ही नहीं आता. तो सवाल ये है कि फिर हम लोगों ने
इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहाँ प्लेस किया हुआ है? तो आंसर है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, जिसका नाम मेरे पास क्या था? प्रोटॉक्टिस्टा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, बल्कि आप पढ़ के आए हैं, आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। यू नो दिस थिंग कि प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं आते, इसके लिए तो बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। लेकिन हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि प्रोटोजोन्स कहाँ हैं इस किंगडम सिस्टम में। तो प्रोटोजोआ को हमने प्लेस कर दिया प्रोटॉक्टिस्टा में। तो आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हमने प्रोटॉक्टिस्टा को ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स बोला था, कि जो कहीं भी फिट ना हुआ उसे उठा के हम लोगों ने कहाँ प्लेस कर दिया? प्रोटॉक्टिस्टा में। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसके लिए एक टर्म दारुल अमान भी लिखी थी, ठीक है, दारुल अमान भी लिखी थी, कि जो एनिमल, प्लांट, फंगस कहीं फिट नहीं था, उठा के प्रोटिस्टा में फिट कर दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस से वो ये कि वी हैव प्लेस्ड ऑल प्रोटोजोन्स इन प्रोटॉक्टिस्टा। तो देखना ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा यूनिफाइंग करैक्टर है या करैक्टर्स हैं कि जिनको अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म में फाइंड करूं तो मैं कहूंगा कि ये एनिमल है। तो आए उसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड की तरफ। लुक एट दिस, वी हैव proposed 1 2 3 4 5 words for the group of the organisms that should be included in what? Animalia, राइट। तो उसमें जो सबसे पहला मेरे पास फीचर है कि ये ऑर्गेनिजम्स हमेशा कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। दे आर ऑलवेज व्हाट? मल्टी सेलुलर। तो जो पहला एम है, इट इज फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं they will not be included in the kingdom Animalia. Therefore, we have excluded that particular group that is called as protozoa from this category. And then they are basically diploblastic in organization. Whenever we say diploblastic organization, तो इसका मतलब ये है कि जब ये एक एम्ब्रियो से आगे बढ़े, यानी कि ये एक जाइगोट की स्टेट से आगे बढ़े, तो इनकी बॉडी के अंदर 2 जर्मिनल लेयर्स बनी। Whenever we say die और डिप्लो, इसका मतलब है 2, और ब्लास्टिक का मतलब है लेयर्स ऑफ द ब्लास्टुला। तो इनकी डेवलपमेंटल स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला, उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स नजर आती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड अदर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, राइट। तो जहां भी हम लिखते हैं वर्ड एक्टो, तो इसका मतलब होता है सबसे बाहर वाली, और एंडो का मतलब होता है सबसे अंदर वाली। तो इस लिहाज से यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर्स बनी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो डर्म का मतलब होता है लेयर या स्किन। यू नो वेरी वेल कि डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है? हु डील्स विद द एलिमेंट्स ऑफ द स्किन, उसे हम क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्म का मतलब होता है स्किन या लेयर। तो 2 लेयर्स होगी। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड दिस वेरी इट स्टैंड्स फॉर यूकैरियोट्स, कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो प्रोकैरियोट हो और हम लोग उसे किंगडम एनिमेलिया में प्लेस करें। सो एनदर यूनिफाइंग कैरेक्टर, यूनिफाई का मतलब इकट्ठा करने वाला, जो यूनाइट कर दे, कंबाइन कर दे। एनदर यूनिफाइंग कैरेक्टर इज बेसिकली कि ऑल ऑफ द एनिमल्स आर यूकैरियोट्स एंड देन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स, राइट। तो ये जो मेरे पास एच है, इट स्टैंड्स फॉर हेटेरोट्रॉफ। लेकिन याद रखना है कि ये कौन से हेटेरोट्रॉफ्स है? ओनली आंसर इज कि दे शुड बी capable of carrying out the process of ingestion. Therefore, we want to write the word ingestive heterotrophs for them. Ingestive heterotrophs. You know very well, कोई मसला आपके नहीं है। इंजेस्ट करने का मतलब है खाने पीने वाले, जो खुराक को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। So they can ingest, cannot make their own food. Therefore, they are called as ingestive heterotrophs. एक और कैरेक्टर, एक और बड़ा जैसे यूनिक कैरेक्टर जो तमाम की तमाम किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स में पाया जाता है, वो ये है कि दे कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। और अगर वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जाहिर है दे हैव टू मेक द गैमेट्स, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड दे हैव टू हैव द गैमेट्स। And if you look at the gametes, so they are of 2 types.
When we say there are two types, it means कि we should say them what? Heteromorphic gametes. When we say the term hetero, it means different, and morpho का मतलब है in appearance. One of them is very small and other one is very large. उनमें से जो एक गैमेट है वो काफी छोटा है और उस पर्टिकुलर स्मॉलर गैमेट को हम नाम क्या देते हैं? स्पर्म. और दिस पर्टिकुलर लार्ज गैमेट, जिसे मैं डेलिबरेटली रेड कपड़े पहना रहा हूं, एंड दैट वेरी लार्ज गैमेट इज बेसिकली एन ओवम और एग. तो इन दोनों के आपस में फ्यूज होने से बन जाता है एक जाइगोट या एम्ब्रियो, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की लॉजिक है या बेस है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सो ये वो 5 करेक्टर है. नंबर 1, दे शुड बी मल्टीसेलुलर. नंबर 2, दे शुड बी डिप्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन. They should be eukaryotic. They should have a well-defined nucleus in the cells, and then they should be ingestive heterotrophs, and then they should reproduce by means of heteromorphically different gametes. One of them should be sperm, other one should be the ovum. तो जीन ऑर्गेनिज्म में ये सारी की सारी फीचर्स या कैरेक्टर्स होंगे, हम उन्हें क्या नाम देंगे कि yes, you are an animal, so you should be placed in kingdom Animalia. Next, अगली बात है मेरे पास कि एवोल्यूशन कहाँ से हुई ऑर्गेनिज्म की. तो इसका आंसर हमारे पास ही है कि लुक एट दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट और डायग्राम जो मैंने बनाई है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटोक्टिस्टा से इवॉल्व हुए. ये हम बायोलॉजिस्ट लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ऑल एनिमल्स दे आर बेसिकली प्रोटोक्टिस्ट इन ओरिजिन. आपको याद है ना कि प्रोटोक्टिस्टा के बारे में ये बात कही थी कि ये सारे के सारे फॉर्म ऑफ लाइफ के एंसेस्टर्स हैं, जद्दे अमजद हैं, आबाओ अजदाद हैं, राइट. तो ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ बेसिकली कहां से इवॉल्व हुई? प्रोटिस्टा से. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दे आर बेसिकली प्रोटोस्ट इन ओरिजिन. फिर उसके बाद इससे अगला टॉपिक हम अब मूव कर गए हैं आप लोगों की बुक के पेज नंबर 168 पर. और पेज नंबर 168 पे आप लोगों के जो हेडिंग लगा हुआ है वो क्या है कि डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स. कि एनिमल्स का स्टार्ट कैसे हुआ और ऐसा सब कॉम्प्लेक्स कैसे चले गए. डेफिनेटली आज के इस कलील टाइम में हम वो सारी के सारी डायग्राम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम उसका छोटा नीचे वाला बेजल पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट. तो इस पर्टिकुलर टाइप में आपको ये याद रखने वाली पहली बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि हमारे पास बहुत से फॉर्म ऑफ लाइफ आई. कोई फंजाई आए, कोई हमारे पास प्लांट्स आ गए, कोई हमारे पास यू कैन से बैक्टीरिया आ गए, कोई हमारे पास वायरसेस आ गए. लेकिन जितनी डाइवर्सिटी, इख्तलाफ, वैरायटी हमें एनिमल्स में नजर आती है वो नजर नहीं आ रही. ठीक है. और फिर अगर आप देखें तो इनके साइज में भी बड़ी वैरायटी है. इसका जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी प्रोकैरियोट के बड़े ऑर्गेनिज्म से स्मॉल इन साइज है. तो आप देखिए कि किसी भी बड़े प्रोकैरियोट से छोटा हो गया और इतना बड़ा हुआ कि इट मे बी एलिफेंट और इट मे बी द शार्क, इट मे बी द व्हेल. सो इनमें हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नजर आती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट साइज. अब एवोल्यूशन में बेसिकली होता क्या है, यू नो वेरी वेल कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करवाते हैं. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ बेस में नजर आएंगे दे विल बी वेरी सिंपल, दे जस्ट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, दे इवन डोंट हैव द टिश्यूज, then how they can have organs, organ systems. लेकिन जब एवोल्यूशन हुई तो यही वाले organisms with the passage of time, whenever we say the passage of time, it doesn't mean 1 month or so, it means the millions of years. So after the journey of millions of years, these particular simple organisms, they gradually evolved into more and more complex organisms. But remember, we doesn't mean that we are increasing the number of cells only. We are basically increasing their adaptability. यानी कि वो एक लेस अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म से एक लेस अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म से मोर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए. और अगर मैं उनकी कंपेयर करूं क्या एफिशिएंसी, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स ये क्या थे मेरे पास लेस एफिशिएंट और ये एफिशिएंसी वाइज क्या हो गए मोर एफिशिएंट. तो ये इस सारी बला का नाम कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाएं, लेस अडेप्टेड से मोर अडेप्टेड हो जाएं, लेस एफिशिएंट से मोर एफिशिएंट हो जाएं, यही चीज बेसिकली मेरे पास क्या है एवोल्यूशन. और इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस पर्टिकुलर स्टडी में हम बेसिकली यही देखेंगे कि क्या यही ट्रेंड हमें यहाँ नजर आ रहा है या नहीं, राइट. सो स्टार्ट विद द बेस. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रोटोक्टिस्टा. आप लोगों को ये पता है कि जो मेरे पास प्रोटोक्टिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर जस्ट असेंबलेज ऑफ सेल्स. They are just assemblage of cells. अब during the course of evolution,
जो मेरे पास क्या थे, प्रोटॉक्टिस्ट थे, उन्होंने दो रविश इख्तियार की। एक ने कहा भाई हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं, दे डोंट रेस्पॉन्ड टू द चेंज द सराउंडिंग। तो वो क्या रहे, वो उस जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म ही रहे। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेरे पास पैराजोआ है, यानी कि ना तो टिश्यू और ऑर्गन्स मुझे नजर आते थे प्रोटॉक्टिस्टा में, और ना ही टिश्यू और ऑर्गन नजर आते हैं मुझे पैराजोआ, राइट। सो दे आर नॉट दैट मच डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, राइट। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते थे, पैराजोआ। और पैराजोआ का जो एक रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में अभी भी मौजूद है, दैट इज बेसिकली द पोरीफर्स। और यू नो वेरी वेल, आप लोग चैप्टर ग्रेड 9 में पढ़ के आए हो, ग्रेड 10 में पढ़ के आए हो कि पोरीफर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव गॉट पोर्स ऑन देयर बॉडी। तो जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं उन्हें हम लोग पोरीफर्स का नाम देते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज नन अदर देन स्पंजेस, राइट। तो ये जो हमारे पास स्पॉन्जेस हैं या स्पंजेस हैं, they are basically what the porifers. We will study this particular phylum in lot more detail. सिर्फ आपने भी यही याद रखना है कि ये बहुत सिंपल, इनके पास कोई ऑर्गन कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड एक ग्रुप मेरे पास और भी था जिन्होंने कहा कि we should try to respond to the changes taking place in our surroundings. वो बेहोश कौमें नहीं थी, वो जागती बेदार कौमें थी। तो उन्होंने उस आने वाली चेंज के मुताबिक हम लोग को रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड करने के बाद उन्होंने एक ऐसा ज्यादा इवॉल्व ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाया जिसको हम नाम देते थे यूमेटाजोन्स। तो ये जो मेरे पास पैराजोन है, ये पैरा का मतलब होता है साथ साथ चलने वाले। तो ये सिर्फ साथ साथ चलते रहे, इन्होंने कोई ज्यादा एवोल्यूशन नहीं की। तो ये है हमारे पास पैरा। बट व्हेन वी से यू मींस मॉडर्न, यू मींस मॉडर्न, मेटा का मतलब दरमियानी, ये दरमियान वाली इंटरमीडिएट स्टेज है, मॉडर्न और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के दरमियान का ग्रुप, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज यूमेटाजोन्स, राइट। और ये जो मेरे पास यूमेटाजोन्स हैं, उन्होंने फिर एवोल्यूशन में इतना ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करवाई कि हमारे पास 29 किंगडम्स बन गए। इमेजिन कि ये 29 के, इट इज नॉट 1000, इट स्टैंड्स फॉर द किंगडम। सो 29 किंगडम्स मींस बिग ग्रुप्स बन गए किसके, यूमेटाजोन। लेकिन हम अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर यूमेटाजोन को सिर्फ और सिर्फ दो डिवीजन्स में, दो टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज बाइलेट्रिया एंड अदर वन इज कॉल्ड एज रेडिएटा, राइट। नाउ लुक एट दिस इमेज। आप इस इमेज को देख रहे हैं कि दिस इमेज इज बेसिकली फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दैट इज belonging either to porifers or to the coelotrates. This particular organism, it may be the sea anemone, or it may be the hydra, or it may be the jellyfish, right? So there are numerous organisms that can represent the radiata, right? और अगर आप इस radiata को देखें तो you can see कि मैं इस organism को divide कर सकता हूँ into two equal halves from plane A and now from plane B that is lying at right angle to the first one, and then at plane C that may be lying at right angle to the first two. तो आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी प्लेन से अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करूंगा तो इसके दो इक्वल हाफ्स बन सकते हैं, समथिंग लाइक अ सर्कल। यानी कि देखें कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है तो मैं इस पर्टिकुलर सर्कल के ऐसे भी दो हाफ बना सकता हूँ, यस बन सकते हैं बिल्कुल। और अगर मैं चाहूं तो मैं इस सर्कल को ऐसे भी दो हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं इस सर्कल को ऐसे भी दो हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, राइट। और चाहूं तो ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं या कर सकूं फ्रॉम मोर देन वन प्लेन, तो मैं इसे बोलता हूं कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज गॉट व्हाट द रेडियल सिमेट्री। अब अगर आप इस ऑर्गेनिज्म के अंदर झांके, पीप इन करें, तो अगर पता चलेगा कि इसकी बॉडी की जो पार्ट्स है, दे आर बेसिकली अरेंज्ड इन अ ब्यूटीफुल पैटर्न अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। तो अब जहां से भी इसको कट करेंगे उसके दो हाफ बन जाएंगे। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेरे पास कौन है, निडेरियंस, जिन्हें हम नाम कह देते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स बीन सिलेंट्रेट्स। लेकिन अगर मैं इसके सिस्टर क्लैड की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली बाइलेट्रिया। और ये जो मेरे पास बाइलेट्री है, अब जरा इसको देखिए, लुक एट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज, फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिंथस का मेंबर है और इसका नाम है हजरत प्लेनेरिया रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। अगर आप इनको देखें तो आप अगर चाहें कि आप इसको डिवाइड कर दें
दो इक्वल पार्ट में, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडिनल कट. इफ आई एम गोइंग टू पास a longitudinal cut, then definitely I can have two equal parts. On the other hand, अगर मैं इसको कट कर रहा हूं from the side that is at right angle to the first one, तो आप देखिए कि अब अगर आगे वाले हिस्से के पास क्या है, हेड है, तो टेल नहीं है, और पीछे वाले हिस्से के पास अगर टेल है तो हेड नहीं है. इसका मतलब यह है कि मैं इसको किसी और जगह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता. राइट, अब हमने बात करनी है थोड़ी सी और एडवांस. आई नीड योर अटेंशन. अगर मैं तो इसके एंटीरियर एंड की बात कर रहा हूं, मीन फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे सर की बात कर ले, तो डेफिनेटली मेरी दो आईज है, मेरे दो कान हैं, मेरे दो नोज है, राइट, और हाफ ऑफ द बगल कैविटीज ऑन दिस साइड, हाफ ऑन दिस साइड वाज जस्ट वन सिमेट्रिकल टंग. तो इन सारे के सारे केसेस में मेरे एंटीरियर साइड को, मेरे आगे वाले एंड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो बहुत आसान है. लेकिन जब मैं मूव करता हूं अपने थोरेसिक रीजन में, तो यहां भी कुछ मुझे सही नजर आ रहा है कि वन लंग इज ऑन दिस साइड, वन लंग ऑन दिस साइड. लेकिन डू यू थिंक वी हैव गॉट द टू हार्ट्स? तो आंसर इज नो. डू यू थिंक वी हैव गॉट टू स्टमक्स, वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन दिस साइड? तो आंसर इज अगेन नो. डू यू थिंक वी हैव गॉट टू लिवर्स? तो आंसर इज अगेन नो. तो इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में जो हमारा मेन फोकस था सिमेट्री को डिफाइन करने वाला, दैट इज बेसिकली कन्फाइंड टू दिस रीजन ओनली, राइट. और उसके बाद मेरी बॉडी की सिमेट्री अपेरेंटली तो बायलेटरल लग रही है, लेकिन जब मैं उस पर्टिकुलर अपेरेंट बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी के अंदर झांकता हूं, तो फिर मुझे उसके अंदर ऑर्गन्स की अरेंजमेंट बिल्कुल बायलेटरल नजर नहीं आती. बहरहाल पुरानी टर्म चल रही है, पुरानी जैसे लॉ ऑफ प्रायोरिटी के लिहाज से प्रायरली यूज्ड टर्म चल रही है. तो बहरहाल दिस पर्टिकुलर ग्रेड इज कॉल्ड एज बायलेट्रिया. सो at least this particular organism is apparently just divisible into equal parts from one plane, so we include them as what? Bilateria. और ये जो मेरे पास बायलेट्रिया है, इसको हमने फर्दर तीन मेन डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एसिलोमेट. लुक एट दिस. ये वाली डिवीजन कहां से है? राइट वन डिवीजन. ये याद रखने वाली बात यह है कि हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव किया हुआ है. इसका कॉम्प्लेक्स हो रहा है ऑर्गेनिज्म. सो वेरी राइट, मोस्ट सिंपल. और इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे और इस साइड की तरफ आएंगे तो आप लोगों को इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, और इनका नाम मेरे पास क्या है? एसिलोमेट. सवाल ये है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ए इन बायोलॉजी? यू नो वेरी वेल, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग. मींस नो. ए मींस नहीं है सीलोम, एक बॉडी कैविटी. अब बॉडी कैविटी से मेरे पास क्या मुराद है? लेट्स सी दिस थिंग कि अगर मैं क्या करूं कि मैं आप लोगों के पेट के ऊपर एक कट लगाऊं, तो मुझे आपके पेट के अंदर एक कैविटी नजर आएगी, एंड दैट वेरी कैविटी इज बेसिकली लाइंग बिटवीन द वॉल्स ऑफ योर बेली एंड इंटेस्टाइन. वो जो खाली जगह है जिसमें आप लोगों का लिवर प्रेजेंट है, आप लोगों का स्टमक प्रेजेंट है, आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन, आप लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन, आप लोगों के किडनीज, आप लोगों का वर्टिब्रल कॉलम, गुजरने वाली ब्लड वेसल्स, उस जॉफ को, उस कैविटी को हम लोग नाम कर देते हैं सिलो. लेकिन जब मैं बात करता हूं एसिलोमेट्स की, तो लुक एट दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन. तो आपको नजर आता है कि इस वाले केस में बॉडी वॉल और बिल्कुल सेंटर में लाए करने वाली गट के दरमियान में, व्हेनेवर आई यूज द टर्म गट, इसका मतलब ये है इंटेस्टाइन, इसका मतलब है डाइजेस्टिव ट्रैक, राइट. तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक के साइडों पे और वॉल के अंदर कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसे नाम दूंगा क्या? एसिलोमेट. और इस पर्टिकुलर एसिलोमेटा ग्रुप का एक ही बड़ा प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्लेटिहेलमिन्थस. मैंने आपसे वादा किया था कि हम इससे विस्तार डिस्कस करेंगे आज. तो बहाल सिर्फ ये याद रखें कि एसिलोमेट में एक ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज प्लेटिहेलमिन्थस, और इसके मेंबर्स यू नो वेरी वेल. वन ऑफ देम इज लिवर फ्लूक, अदर वन इज टेपवर्म फॉर एग्जांपल. तो ये जो मेरे पास बड़े फेमस ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके नाम मैंने आपके सामने बोल दिए हैं. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप, एंड नेक्स्ट ग्रुप इज अगेन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, एंड दैट वेरी लेफ्ट साइड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस वेरी ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज सीडोसिलोमेट्स. और जब मैं वर्ड यूज करता हूं pseudo-silomet, तो whenever I use the term
सीलोम तो आपको पता है बॉडी कैविटी, बट व्हेन आई यूज अ टर्म सूडो इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि इनमें बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो झूठी है। भाई क्यों झूठी है, कैसे झूठी हो गई? तो हमने ये कहा है कि अगर ये बॉडी कैविटी सही होती, ठीक है, तो फिर इसके बॉडी के बाहर और इंटेस्टाइन के बाहर प्रॉपर एंडोडर्म की लाइनिंग होती, लेकिन अगर इनके बाहर मेसोडर्म की लाइनिंग होती, और अगर इनके बाहर मुझे मेसोडर्म नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि इनकी कैविटी या जॉफ के प्रोड्यूस होने की वजह मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं है बल्कि कोई और वजह है। इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं सूडोसिलोमेट। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस फाइलम को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेरे पास निमाटोड्स हैं, they basically have got the cavity, but that cavity is not due to mesoderm. हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट ग्रुप है, those are called as the coelomates. So organisms that have got the true body cavity are called as what? Coelomates. ठीक है, तो जो हमारे coelomates हैं, they have got the true body cavity। और मेरा ख्याल है आप समझ गए हैं कि ये एक ऐसी बॉडी कैविटी होगी कि जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो लाइंड बाय द मेसोडर्म एंड बॉडी वॉल इज ऑल्सो लाइंड बाय द मेसोडर्म। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब आज हम इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं और कल हम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम को और फर्दर जो पेजेस हैं मींस फ्रॉम 116 and we shall start tomorrow. Till that time, take very good care of yourself and your great parents. Always keep us in your prayers. I would like to say you all Allah Hafiz.